तो आज की फिल्म है बालन द बॉय और इस फिल्म के एंड में आपके सामने एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन मिलते रहे। तो बिना देरी किए फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक महिला जेल से, जहाँ पे हम एक शैरली नाम की औरत को उसके 5 साल के बेटे बालन के साथ देखते हैं और दोनों माँ बेटे इसी जेल में रहते हैं। शैरली ने अपने पास्ट में कोई ऐसा गुनाह किया होगा कि शायद जिसकी सजा वो जेल में काट रही होती है, और उसने क्या गुनाह किया था ये हमें आगे पता चलेगा। जब शैरली जेल आई थी तब वो पेट से थी और बालन को भी उसने इसी जेल में जन्म दिया था और आज उसकी जेल की सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए वो यहाँ से रिहा होने वाली है। अब इसी जेल में हम सामना नाम की एक औरत को देखते हैं। दरअसल सामना जो है वो लड़कियों से धंधे करवाया करती थी और इसी कारण उसे जेल की सजा हुई थी। और कुछ टाइम के बाद सामना भी अपने जेल की सजा काट कर बाहर आने वाली है। सामना का कहना है कि उसने शैरली की सजा को कम करने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। दरअसल सामना का इरादा ठीक नहीं है। वो चाहती है कि शैरली जैसे ही जेल से रिहा होगी वो उसे धंधे पर लगवा देगी, इसलिए वो शैरली को एक कार्ड देते हुए कहती है कि वो बाहर निकल कर उसे फोन करे। शैरली की जॉब जेल की लेडी इंस्पेक्टर ने एक एनजीओ में लगवाई है, जिसके लिए वो शैरली को एक विजिटिंग कार्ड देती है ताकि वो एनजीओ से कांटेक्ट कर सके। वह शैरली अपने बेटे बालन को लेकर जेल से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही वो इंस्पेक्टर की दी हुई एनजीओ के विजिटिंग कार्ड को फाड़ देती है क्योंकि शैरली वहाँ नहीं जाना चाहती है। जिसके बाद शैरली अपने बेटे को साथ लिए एक छोटे से ढाबे पर पहुँच जाती है। दोनों को काफ़ी भूख लगी थी और दोनों पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वो ढाबे के मालिक को कहती है कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है। इस पर पहले तो मालिक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है। इस पर शैरली मालिक को कहती है कि उसे काम चाहिए, बदले में उसे मालिक से पैसे नहीं बल्कि सिर्फ खाना चाहिए। मालिक उन दोनों से उसका नाम पूछता है। इस पर शैरली अपना नाम इंदु और बालन का नाम अभिजीत बताती है। पहले तो मालिक ने शैरली को काम देने से मना कर दिया था, ये कहकर कि उसकी खुद उतनी कमाई नहीं हो पाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उन दोनों को वापस बुला लेता है और काम पर रख लेता है। जिसके बाद शैरली अपने बेटे बालन के साथ यहीं रहने लगती है और इस ढाबे पर काम करती है। शैरली ने इस ढाबे को बहुत अच्छे से संभाला और मालिक की पहले से ज्यादा इनकम भी होने लगी और ये देखकर वो काफी खुश होता है। जिसके बाद एक दिन मालिक उसे कहता है कि तुमने इस दुकान को बहुत ही अच्छे से संभाला है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों मेरे घर चलो, मेरी बेटी और मेरा पोता बन के। लेकिन अगले ही दिन मौका देकर शैरली अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है और फिर से वो दूसरे लोकेशन की तलाश करने लगती है। वो इसी तरह से छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी, लेकिन एक जगह पर वो परमानेंटली काम नहीं करती थी। हर नई जगह के साथ वो अपनी और अपने बेटे की आइडेंटिटी बदलती रहती थी। अगर जगह नई हो तो वो अपना और अपने बेटे का नाम बदल दिया करती थी। अपनी पहचान, नाम, खुद की कहानी हर बार जगह के साथ बदल दिया करती है और इस मामले में वो पहले से अपने बेटे बालन को ट्रेन कर दिया करती थी। अब एक दिन वो दूसरे लोकेशन पे जाती है जहाँ वो मजदूरी का काम किया करती है और यहाँ पर उसने अपना नाम रखा मैरी और अपने बेटे का बनी। जिस ढाबे पर शैरली काम किया करती थी वहाँ पे एक आदमी ने उसे देख लिया था और आज उसी आदमी ने शैरली को यहाँ देखा है। उसे उस पर शक हुआ। उसके पूछने पर कि इससे पहले वो कहाँ काम करती थी, तो वो बताती है कि कहीं नहीं, क्योंकि पहले उसे कहीं और काम करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जिसके बाद वो उसे सवाल जवाब करने लगता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसके बेटे का नाम क्या है, पति कहाँ है और क्या करता है। और शैरली उसे आसानी से जवाब दे रही होती है। उस आदमी को अभी भी कुछ दाल में काला लगता है कि तभी वो उसके बेटे बालन यानी कि बनी से सेम वही सवाल जवाब करती है जो उसने शैरली से किया था। बालन कहता है कि उसकी माँ का नाम मैरी है, उसका नाम बनी है और उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि शैरली अपने बेटे को ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से ट्रेन कर चुकी होती है, इसलिए बालन उसे सेम वही जवाब देता है जो शैरली ने उसे दिया था। शैरली यहाँ तो बच जाती है, लेकिन अब वो आगे का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे को साथ लिए वहाँ से निकल जाती है। रात का वक्त था। फुटपाथ पर उसे एक पागल लड़की दिखाई देती है। उसके पास उस लड़की का पहचान पत्र था। शैरली उसे उसका पहचान पत्र लेने लगती है, लेकिन वो पागल लड़की उस पहचान पत्र को शैरली को नहीं देती है। शैरली उसे एक पाव का लालच देती है और उसे उसका पहचान पत्र ले लेती है। अब अगले दिन पेपर में वो एक जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देखती है जिसमें एक बूढ़ी दादी की देखभाल करना था। अब ये देखकर शैरली तुरंत उस नंबर पे कॉल लगा देती है जहां उसे बताया जाता है कि वो बूढ़ी दादी उस घर में अकेले रहती है और उसके बच्चे इंग्लैंड में। साथ ही उसे बताया जाता है कि दादी बहुत ही खड़ूस है, किसी से सीधी मुंह बात नहीं करती। जिसके बाद शैरली उस बताए हुए एड्रेस पर बूढ़ी दादी के घर पहुंच जाती है। घर में झांकने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो घर के अंदर घुस जाती है और तभी इंग्लैंड से दादी के बेटे का फोन आता है। दादी का बेटा शैरली को बताता है कि वो रोज दोपहर के 1 बजे फोन किया करेगा। वो कहता है कि उसकी माँ का नेचर उतना ठीक नहीं है, इसलिए ये सब कुछ शैरली को ही हैंडल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बात करके जैसे ही पीछे मुड़ती है तब बूढ़ी दादी उन दोनों माँ बेटे पर बंदूक तानी हुई थी। अब ये देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। जिसके बाद डरते हुए शैरली दादी को सारी बातें बताती है कि उसे उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ भेजा गया है।
इस पर दादी कहती है कि मैं बहुत ही गुस्से वाली हूँ, इसलिए मुझसे ज़रा इज्जत से पेश आना। फिलहाल उन्हें बहुत भूख लगी है। शर्ली फटाफट खाना बनाकर दादी को खिलाती है, जिसके बाद हमें दादी के बारे में पता चलता है कि वो काफ़ी बुजुर्ग है, व्हील चेयर पर है और कहीं आ जा नहीं सकती। शर्ली दादी की बहुत सेवा किया करती थी और एक दिन बातों ही बातों में शर्ली दादी से पूछती है कि आप अपने बेटे से बात किए बिना 15 साल से कैसे रह रही हैं। इस पर दादी बताती है कि वो और उनके पति एक स्वतंत्र सेनानी थे। उनके पति ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनका बेटा इंग्लैंड में रहकर उन्हीं की गुलामी कर रहा है और इसलिए वो अपने बेटे से नाराज़ है। अब अगले दिन शर्ली बालन की एडमिशन पास के एक स्कूल में करवा देती है और यहाँ वो बालन का नाम वासुदेव बताती है। इधर बूढ़ी दादी के बगीचे से अक्सर बच्चे फल चुराने आया करते थे और दादी उन्हें डराने के लिए हमेशा बंदूक हवा में चलाती है, जिससे कि बच्चे डर से भाग जाया करते हैं। लेकिन एक दिन दादी शर्ली को बताती है कि दरअसल जिन गोलियों से वो बच्चों को डराती है असल में वो नकली है। उनके पास 2 तरह की गोलियां हैं, एक हरी और एक लाल। जो हरी कलर की गोलियां हैं वो बस बच्चों को डराने के लिए है, उसमें सिर्फ आवाज़ है, लेकिन जो लाल कलर की गोली है वो असली है। और तभी दादी के बेटे का फ़ोन आता है, जहाँ वो पूछता है कि क्या माँ मेरे बारे में तुमसे बात करती है। इस पर शर्ली झूठ बोलते हुए कहती है कि वो आपके बारे में तो दूर की बात है, उन्होंने तो आज तक मुझे टोका ही नहीं। और दादी भी यही चाहती थी शर्ली उनके बेटे को ना बताए कि उनकी शर्ली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। फिर एक रात दादी शर्ली से कहती है कि मैंने तुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, क्या तू अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताएगी। इस पर शर्ली कहती है कि मेरे बारे में बताने को कुछ है ही नहीं। तब दादी कहती है कि ठीक है, मुझे कोई कहानी ही सुना दे। जिसके बाद शर्ली दादी को कहानी सुनाती है कि एक बार की बात है, एक राक्षस ने राजकुमारी से प्यार का नाटक करके उसे अपना गुलाम बना लिया और जब राजकुमारी को धोखे का एहसास हुआ तो उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भाग नहीं पाई और धीरे धीरे वो उस राक्षस की गुलाम बनकर उसके साथ रहने लगी, उसकी हर बात मानने लगी। और एक दिन उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो तब से सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा करती थी। वो इस बात से परेशान होने लगी कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो कहीं वो उस राक्षस के जैसे ही ना बन जाए, और ये सोच डर में बदल गई और वो डर गुस्से में बदल गया। इसलिए उस गर्भवती औरत ने उस राक्षस को मार के दफना दिया और उसके ऊपर एक केले का पेड़ लगा दिया। और जब वो पकड़ी गई तो उसने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया। तब उसने फैसला किया कि वो उस बच्चे को ना ही राक्षस बनने देगी और ना ही गुलाम। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि ये शर्ली की अपनी कहानी है। उसके पति ने उसके साथ अत्याचार किया था और वो उसी को मारकर और जेल की सजा काटकर बाहर निकली है। दादी भी समझ जाती है कि ये शर्ली की ही अपनी कहानी है, जिसके बाद दादी शर्ली से कहती है कि उसे अब अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए और इसलिए दादी चाहती है कि शर्ली इस घर को छोड़ के कभी ना जाए और यही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताए। साथ ही वो कहती है कि अगर उनकी मौत हो गई तो वो किसी को ना बताए और वो उन्हें इसी कंपाउंड में दफना दे और उसके ऊपर एक केले का पेड़ लगा दे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद दादी की भी मौत हो जाती है और जैसा कि दादी ने कहा था शर्ली वैसा ही करती है, दादी को कंपाउंड में दफना कर उनके ऊपर केले का पेड़ लगा देती है। अब घर में सिर्फ शर्ली और उसके बेटे बालन रह जाते हैं। दादी का बेटा अगर कभी फ़ोन भी करता था तो शर्ली उसे कहती थी कि हमेशा के जैसे आज भी दादी उसे बात नहीं करना चाहती। अब दोनों माँ बेटे को रहने को घर मिल गया था। बालन भी स्कूल जाने लगा था और एक दिन स्कूल से आने के टाइम बालन को शर्ली कहती है कि अगर उसे कितना भी टाइम लगे लेकिन बालन को इसी जगह पर खड़े रह के माँ का इंतजार करना है, माँ जरूर आएगी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन शर्ली शॉपिंग कर रही थी और उसी शॉप पे उसे सामना दिखती है। सामना को यहाँ देखकर शर्ली हैरान हो जाती है। सामना उसे कहती है कि तुझे मैंने कितना ढूंढा, कहाँ थी तू? तुझे तो मैंने अपना नंबर भी दिया था, तो फिर तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? साथ ही वो कहती है कि उसने और भी लड़कियों को इस काम के लिए हायर किया है। शर्ली वहाँ से भाग जाती है और उसे लगता है कि सामना उसे ढूंढ नहीं पाएगी। लेकिन फिर एक दिन सामना शर्ली के घर पे भी पहुँच जाती है। शर्ली काफी डर जाती है। सामना कहती है कि मैंने सुना था कि यहाँ एक बूढ़ी दादी रहती है, क्या तूने उसे मार दिया? शर्ली कहती है कि नहीं, वो हॉस्पिटल में है, मैंने उसे नहीं मारा है। हमने शर्ली से कहती है कि जिन 2 लड़कियों को उसने हायर किया है उसे भी वो इसी घर में रखना चाहती है और इसी घर में बाकी लड़कियों और शर्ली से गलत काम करवाएगी और खूब पैसे कमाएगी। शर्ली समझ जाती है कि सामना एक बहुत ही बुरी औरत है। वो शर्ली का पीछा करना नहीं छोड़ेगी और उसे गलत काम पे लगवा देगी। जिसके बाद वो एक बड़ा फैसला लेती है। सामना बाहर किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती है और तभी शर्ली दादी के बंदूक से सामना को जान से मार देती है। और दादी यहाँ बच्चों को डराने के लिए बराबर बंदूक चलाया करती थी, इसलिए आसपास के लोगों को ये कोई नई बात नहीं लगती है। जिसके बाद वो सारे सबूत मिटाने लगती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि दादी का बेटा और बहू आज ही वहाँ आने वाले हैं और दादी को नहीं बताना है क्योंकि उनके लिए सरप्राइज है। और अभी 2 बज रहे हैं और वे सब 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। अब ये सब सुनने के बाद शर्ली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने एक इंसान का खून किया है और जब दादी की फैमिली यहाँ आएगी और उन्हें दादी नहीं मिलेगी तो क्या होगा।
अब शर्ली के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे और उधर बालन भी स्कूल से आ गया था और उसी जगह पे इंतजार कर रहा था जहाँ उसकी माँ ने बोला था इंतजार करने को। लेकिन शर्ली तो खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम फंस चुकी थी और इसलिए वो बालन को लेने नहीं जा पाई। इधर शर्ली डरते हुए दरवाजे से बाहर देखती है क्योंकि दादी की फैमिली भी अब पहुंच जाती है। जैसे ही वे सब दरवाजा खोलते हैं तो एक जोरदार बंदूक की आवाज आती है और सीन यहीं कट होकर पुलिस स्टेशन में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम कुछ पुलिस को देखते हैं और इन्हीं में से हम पवित्रन नाम के पुलिस को देखते हैं जो कि यहाँ की एक लेडी कांस्टेबल सिसली से प्यार करता है और जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है। कुछ पुलिस सिसली को पवित्रन के लिए अलर्ट करते हैं कि पवित्रन अच्छा इंसान नहीं है, वो अपने मतलब के आगे किसी के बारे में नहीं सोचता है। वेल इधर पुलिस स्टेशन में पवित्रन को बताया जाता है कि खबर मिली है कि एक लड़का है जो सड़क किनारे कई घंटों से खड़ा है और वो अपने घर नहीं जा पा रहा है और वो लड़का दरअसल बालन ही था। पवित्रन जब वहाँ पहुँचता है तब बालन के शरीर पे कपड़े नहीं थे, सिर्फ अंडरवियर पहने हुए वो खड़ा था। पवित्रन उससे उसका नाम, माँ का नाम, घर कहाँ, ये सब कुछ पूछता है लेकिन वो उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता है। जिसके बाद पवित्रन बालन को पुलिस स्टेशन ले आया और अगले दिन वो बालन को साथ लिए वापस से उसी जगह पहुँचता है जहाँ उसे बालन मिला था। वो आसपास के जगहों में छानबीन करने लगता है और उसे बालन का स्कूल बैग मिलता है जिसमें बालन के सारे कपड़े थे। और तभी स्कूल बस आती है और एक छोटी बच्ची बालन से कहती है कि वासुदेव तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो, क्या आज तुम स्कूल नहीं आओगे। पवित्रन समझ जाता है कि इस बच्चे का नाम वासुदेव है। बालन वहाँ से भागने लगता है लेकिन पवित्रन उसे पकड़ कर वापस से पुलिस स्टेशन ले आता है जहाँ वो अपने सीनियर को बताता है कि ये लड़का बहुत ही चालाक है, हो ना हो ये हमसे बहुत कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद वो बालन के बारे में पता लगाते लगाते उसके स्कूल पहुँच जाता है और उसका एड्रेस निकलवाता है और उसे पता चलता है कि वो एड्रेस गलत है और जो वासुदेव नाम का लड़का है वो तो कब का मर चुका है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि शर्ली लोकेशन बदलने के साथ अपना नाम भी बदल कर रहा करती थी और इसीलिए वो एक और लोकेशन पे मेड का काम करती थी और वहाँ की मालकिन के बेटे का नाम वासुदेव था और वो एक एक्सीडेंट में मारा गया था। इसलिए वो जब यहाँ आई तो उसने बालन का नाम वासुदेव और उसी घर का एड्रेस स्कूल में लिखवाया था। अब ये सब जानकर पवित्रन का शक और बढ़ते जा रहा था और दूसरी तरफ बालन सिसली के कस्टडी में था। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि बालन पुलिस स्टेशन से गायब हो गया है। जिसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर पवित्रन और सिसली को बहुत डांटता है कि उन दोनों की वजह से वो बच्चा गायब हो गया है। अब यहाँ पे पवित्रन अपने सीनियर से कहता है कि जब वो बच्चा यहाँ से गायब हुआ था तो उस वक्त वो सिसली के कस्टडी में था और वो सारा इल्जाम सिसली पर डाल देता है, जिसकी वजह से सिसली को काफी बुरा लगता है और वो पवित्रन से कहती कि मुझे पहले ही सबने तुम्हारे बारे में समझाया था और आज तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। वेल अब सीन शिफ्ट होती है 6 साल बाद, जहां हम बालन को देखते हैं और वो पहले से काफी बड़ा हो गया है और जिस जगह से वो भाग गया था वो आज 6 साल बाद उसी जगह पे आया है। वो आते ही पुलिस स्टेशन जाता है और वो पवित्रन से कहता है कि वो वही बच्चा है जो 6 साल पहले आया था। पवित्रन को सब कुछ याद आ जाता है लेकिन अब वो बालन से काफी नफरत करता है क्योंकि उसी की वजह से पवित्रन की शादी सिसली से नहीं हो पाई। बालन पवित्रन से कहता है कि उसे पवित्रन की मदद चाहिए लेकिन उसी पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल बालन से कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है, पवित्रन तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला और ना ही वो तेरी माँ को ढूंढने वाला है क्योंकि वो तुझसे बहुत नफरत करता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जा। बालन वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद बालन को पता चलता है कि उसकी माँ पागल खाने में थी, इसलिए वो पागल खाने जाता है जहाँ उसे बताया जाता है कि उसके जाने के बाद उसकी माँ पागल हो चुकी थी और उस दिन उसकी माँ ने 2 लोगों का खून किया था और किसी तीसरे को मारने की कोशिश की थी और इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया था। उसका पागलपन इतना बढ़ गया था कि उसे पागल खाने रखा गया। यहाँ पे वो 2 साल तक रही थी और फिर उसे एक आदमी यहाँ से ले गया। अब ये सुनने के बाद बालन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है, भला उसे कौन ले गया होगा। और उसे फॉर्म में देख के बताया जाता है कि कोई पवित्रन नाम का आदमी है जो उनका भाई है, वो उसे यहाँ से ले गया है। अब बालन सीधा पवित्रन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी शादी सिसली दीदी के साथ मेरी वजह से नहीं हुई, इसलिए तुमने बदला लेने के लिए मेरी माँ को धोखे से पागल खाने से लाकर उन्हें कब्जे में कर लिया है। मेरी माँ मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। पवित्रन उसे आंखें दिखाता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि चला जा, मैं तेरी माँ को तुझे वापस नहीं करूँगा, तुझे जो करना है कर ले। अब इस पर बालन पवित्रन को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे सुनकर सारे पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। बालन पवित्रन से कहता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो क्या फिर तुम मुझे मेरी माँ वापस दे दोगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था जो तुम लोगों से भागा था, कोई और भी मेरे साथ था जो तुम लोग से बचते हुए भाग रहा था। जिसके बाद कहानी फिर से 6 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम देखते कि बालन जेल से भाग गया था और वो जिस ट्रक में छिपकर भाग रहा था उसी ट्रक में अब्बास नाम का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी छुपा हुआ था। दरअसल अब्बास ने एक बैंक में रॉबरी की थी और इसलिए पुलिस उसे पकड़ रही थी, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया था। अब्बास बालन को देख लेता है कि कोई छोटा बच्चा भी इसी ट्रक में छिपा हुआ है, जिसके बाद वो अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन बालन उसके पीछे पीछे जाने लगता है।
अब्बास उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन बालन उसका पीछा करना नहीं छोड़ता और फिर अब्बास को ना चाहते हुए बालन को अपने साथ रखना पड़ता है। जिसके बाद जब अब्बास उसे उसका नाम पूछता है तब बालन उसे अपना नाम पवित्रन बताता है और जब अब्बास उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए तो वो एक ही शब्द बोलता है, माँ। जिसके बाद बालन उसे सारी बातें बताता है कि उसकी माँ उसे स्कूल से लेने नहीं आई और फिर पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए। जिसके बाद वो वहाँ से भागकर यहाँ आ गया और फिर बालन अब्बास के साथ ही रहने लगता है। हमें अब्बास के बारे में पता चलता है कि वो बहुत सारे इलीगल काम करता है, चोरी, डकैती, ड्रग्स, ये सारे काम वो करता है और अब वो बालन को भी यही सारे काम सिखाता है। उससे ड्रग्स सप्लाई करवाया करता था क्योंकि बालन एक छोटा सा बच्चा था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं होता है। बालन ने अब्बास के सारे इलीगल काम किए और बदले में वो बार बार अपनी माँ के लिए अब्बास से पूछा करता था कि उसे उसकी माँ चाहिए। हालांकि अब्बास ने उसकी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। समय बीतता जाता है और अब बालन भी बड़ा हो चुका था, लेकिन अब्बास अभी भी उसकी माँ को नहीं ढूंढ पाया। फिर एक दिन बालन अब्बास से काफी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए अब मैं खुद अपनी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। वो अब्बास से लड़ाई करके वहीं वापस पुलिस स्टेशन आ गया था और फिर उसे पता चलता है कि पुलिस अब्बास को ढूंढ रही है और इस तरह से उसने पवित्रन को अपनी माँ के लिए अब्बास को पकड़वाने का ऑफर दिया था। स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। बालन पुलिस को अब्बास को पकड़वाने के लिए उसके अड्डे पर ले आया, लेकिन यहाँ अब्बास उसे एक ऐसी खबर देता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। अब्बास कहता है कि तेरे जाने के बाद मैंने तेरी माँ के बारे में पता लगाया, जिसके बाद मुझे पता चला कि तेरी माँ जेल में थी और बाद में उन्हें दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी और इसीलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया है। और फिर मैंने सोचा कि तेरी माँ की सज़ा ख़त्म होते ही उसको तेरे पास लाकर एक बड़ा सा सरप्राइज दूंगा। ये सब सुनते ही बालन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी थी। बालन ने अब्बास को पकड़वा दिया था। वो अब्बास से इमोशनल होते हुए कहता है कि ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मुझसे गलती हो गई। अब्बास बालन से कहता है कि ये तूने क्या किया, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था, तू इन पुलिस वालों के बातों में क्यों आया, ये तुझे तेरी माँ से कभी नहीं मिलवाएंगे। और ऐसा हुआ भी। पवित्रन उससे कहता है कि मैं तुझे तेरी माँ हमेशा के लिए तो नहीं दूंगा, लेकिन मैंने तेरे से अब्बास के लिए डील की थी, इसलिए जा और आखिरी बार अपनी माँ को देख। और जब बालन यहाँ अपनी माँ से मिलता है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसे पता चलता है कि ये माँ तो उसकी माँ है ही नहीं और वो वहाँ से भाग जाता है। पवित्रन भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो अपनी माँ को देखकर भाग क्यों गया और वो भागता हुआ उसी जगह पर जाता है जहाँ उसकी माँ कहा करती थी उसका इंतजार करने को। और फिर हमारे सामने इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल वो जो पागल खाने में औरत थी वो वही पागल भिखारन थी जिसका पहचान पत्र शैरली ने उसे छीना था। जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हमें बताया जाता है कि शैरली ने जिस दिन सामना को मारा था उस दिन दादी की फैमिली भी आने वाली थी। सामना को उसने 2 बजे मारा था और 4 बजे तक दादी की फैमिली वहां पहुंचने वाली थी। उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। तब उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। शैरली तुरंत उस पागल औरत के पास जाती है और उसे घर ले आती है। फिर उसे अच्छे से नहला धुलाकर अपने कपड़े पहनाकर तैयार करती है और 4 बजे दादी की फैमिली भी वहाँ पहुँच जाती है। तब वो उस पागल औरत के हाथ में बंदूक थमा देती है और फिर वहाँ एक गोली चलती है और वो खुद अपना सारा सामान लेकर पीछे वाले रास्ते से भाग जाती है। और फिर सबको पता चलता है कि इस घर में काम करने वाली औरत ने 2 लोगों का खून कर दिया है और फिर उसे अरेस्ट कर लिया गया। सबको लगता था कि शैरली गिरफ्तार हुई है, लेकिन असल में वो पागल औरत गिरफ्तार हुई थी। बालन को अब सब कुछ समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने एक ऐसी प्लानिंग की थी जिसमें वो सक्सेस भी हो चुकी है। और थोड़ी ही देर में शैरली भी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बालन उसका इंतजार कर रहा था और वो अपने बेटे बालन से कहती है कि मैंने कहा था ना कि माँ जरूर आएगी। मतलब कि वो उस जगह पे 6 सालों से रोज अपने बेटे बालन के लिए आया करती थी और आज बालन को उसकी माँ और शैरली को उसका बेटा मिल जाता है और इसी के साथ फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी आज की पूरी फिल्म की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही नई नई सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर और एक्शन फिल्मों की आसान हिंदी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।